चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इसरो की स्फीटर टंडन मशीनिस्ट क्लास में। यहाँ पर हम लोग इसरो के एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर करा रहे थे। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्लास होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं ना कहीं ये सपना देख रहे हैं उनकी जॉब इसरो में लग जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसी सीरीज में हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं, ये हमारी 7वीं क्लास है। तो बच्चों, जिसको भी हमारे इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देखनी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसरो एमसीक्यू फिटर टंडर एंड मशीनिस्ट में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज में ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकता है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेंच वाइज को अधिक कसने पर कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यानी कि जो हमारी बेंच वाइज होती है, ठीक है, बेंच वाइज जो होती है हमारी, वो अगर हम उसको ज्यादा टाइट कर देंगे उसको ज्यादा टाइट कर देंगे तो हमारा कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होगा। बच्चों यहाँ पर देखेंगे कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होगा। क्या हमारा स्पिंडल, हैंडल, बॉडी या फिक्स जॉ, कौन सा भाग यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, यानी कि कौन सा भाग खराब हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए बच्चों, जो स्पिंडल होता है, ठीक है, जब हम बेंच वाइज को ज्यादा टाइट कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइट कर देते हैं उसको इसके हैंडल से, तो क्या होता है, स्पिंडल की क्या होती है, स्पिंडल यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाता है, स्पिंडल के टूटने का डर रहता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, टेम्परिंग डैश तापमान पर की जाती है। टेम्परिंग इज डन एट टेम्परेचर डैश, यानी कि टेम्परिंग किस टेम्परेचर पर की जाती है। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट या नन ऑफ द अबव। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या नन ऑफ द अबव। यहां पर देखेंगे बच्चों, जो हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बच्चों, ठीक है, जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो यहां पर देखिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है बच्चों यहां पर, क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता है बच्चों 723 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 723 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। यहीं से क्या होता है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उसके प्रॉपर्टीज में, जो हमारा मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पूछ रहा है बच्चों, टेम्परिंग के लिए, टेम्परिंग किस टेम्परेचर पर की जाती है, तो ये की जाती है बच्चों बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे यहां पर क्या की जाती है, टेम्परिंग की जाती है। किस रेंज में, 230 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर क्या की जाती है, टेम्परिंग की जाती है। ठीक है, चलिए, उच्च कोटि की गति के साथ कठोर सामग्री की ड्रिलिंग में उपयोग की जाने वाली ड्रिल का प्रकार है, यानी कि द टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड इन ड्रिलिंग हार्ड मटेरियल विद हाई कटिंग स्पीड इज। ठीक है, यानी कि हाई कटिंग स्पीड के लिए जो हमारा ड्रिलिंग मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, हाई कार्बन स्टील यूज किया जाता है, हाई स्पीड स्टील यूज किया जाता है, सीमेंटेड कार्बाइड ड्रिल्स यूज की जाती है, या हाई कार्बन स्टील की यूज की जाती है। सॉरी, ये यहां पर बच्चों हाई कार्बन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसको लिख लेंगे, प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि HCS ये दोनों ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एक जैसे यहाँ पर हो रहे थे, तो इस चौथे ऑप्शन को यहाँ पर लिखेंगे प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर किस टाइप की ड्रिल का मटेरियल का यूज किया जाता है, हार्ड मटेरियल की ड्रिलिंग के लिए, वो भी हाई कटिंग स्पीड पर। तो यहाँ पर जो हाई कटिंग स्पीड पर बच्चों यूज होता है वो हमारी हाई स्पीड स्टील, ठीक है, HSS की ड्रिल जो होती है हमारी यूज की जाती है हार्ड मटेरियल के लिए हाई कटिंग स्पीड पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट फेसिंग ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला उपयुक्त उपकरण क्या है। द एप्रोप्रिएट टूल यूज्ड फॉर स्पोर्ट फेसिंग ऑपरेशन इज रीमर, काउंटर सिंक, फ्लाई कटर या लेथ टूल। कौन सा होता है बच्चों, रीमर का यूज करते हैं, काउंटर सिंक टूल का यूज करते हैं, यहाँ पर फ्लाई कटर का यूज करते हैं, या आपके लेथ टूल का यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो स्पोर्ट फेसिंग होती है हमारी वो क्या होती है, ठीक है, किसी वॉशर के लिए फ्लैट हेड शीट बनाने की जो होती है, ठीक है, यानी कि देखिए ये हमारा होल है, ठीक है,
होल के आसपास ये वाशर के लिए जो फ्लैट शीट बनाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्पोर्ट फेसिंग कहलाती है यहाँ पर। और स्पोर्ट फेसिंग के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, फ्लाई कटर का यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन कैपेसिटर लेथ पर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कैपेसिटर जो लेथ होती है बच्चों, लेथ मशीन जो होती है हमारी, कैपेसिटर लेथ क्या होती है, प्रोडक्शन टाइप लेथ होती है हमारी। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेशन क्या है आपकी कैपेसिटर लेथ पर नहीं किया जा सकता। क्या अंडरकट फॉर द लेंथ मोर देन द टूल विड्थ, यानी कि उपकरण की चौड़ाई से अधिक लंबाई तक काटना, या नर्लिंग, या टेपर टर्निंग इन बिटवीन सेंटर, केंद्रों के बीच की टेपर टर्निंग, बोरिंग एट स्टेप्स। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, जो आपका लेथ टूल होता है, ठीक है, कैपेसिटर लेथ में इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर बच्चों क्या है, अंडरकट फॉर द लेंथ मोर देन द टूल, टूल की चौड़ाई से ज्यादा हम कट यहां पर नहीं लगा सकते। ठीक है, टूल की चौड़ाई से ज्यादा हम यहां पर कट नहीं लगा सकते। अगर ये देखिएगा बच्चों, ये हमारा टूल है, ठीक है, ये इतना ही अगर मूव कर सकता है, हम इससे ज्यादा इसको मूव नहीं करा सकते, इस टूल को इससे ज्यादा मूव नहीं करा सकते। यहीं पर ये बात कर रहा है अंडरकट फॉर द लेंथ मोर देन द कटिंग टूल, यानी कि जॉब पर टूल की चौड़ाई से ज्यादा कट नहीं लगा सकते, उसको अंडरकट गहराई में नहीं लगा सकते उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन, वेब चीजल का उपयोग डैश के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। वेब चीजल आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग, चिपिंग, फिनिश कटिंग, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो हमारी वेब चीजल होती है बच्चों, वेब चीजल का यहाँ पर क्या यूज होता है, वेब चीजल का यूज क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, चेन ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है, चिपिंग मेटल के लिए यूज किया जाता है, फिनिश कटिंग के लिए यूज किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा वेब चीजल होती है, वेब चीजल क्या करती है, मान लीजिए हमारी कोई प्लेट है, ठीक है, हमारी कोई प्लेट है और इसमें हमने क्या कर रखे हैं, ड्रिल होल कर रखे हैं, ड्रिल होल यहां पर कर रखे हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं चेन ड्रिलिंग। ठीक है, तो चेन ड्रिलिंग के बाद ये एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए, ठीक है, एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेब चीजल का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर चेन ड्रिलिंग के बाद, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न आकार के पेंच धागे उपलब्ध हैं। ठीक है, समलम चतुर्भुज, यानी कि समलम चतुर्भुज या ट्रेपेजोइडल थ्रेड कहाँ यूज होती हैं। स्क्रू थ्रेड ऑफ डिफरेंट फॉर्म आर अवेलेबल इन वेरियस यूजेस, फॉर व्हाट इज द ट्रेपेजोइडल थ्रेड यूज्ड, यानी कि यहां पर ट्रेपेजोइडल थ्रेड का यूज आपसे पूछ रहा है बच्चों। समलंकार जो हमारी थ्रेड होती है, समलम आकार की थ्रेड कैसी होती है बच्चों, ये इस तरीके, ये होता है एक समलम आकार। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की थ्रेड जो होती है, जैसे कि हमारी कौन सी होती है आपकी एक्मे थ्रेड, ठीक है, आपकी ये बटरेस थ्रेड, ठीक है, सॉ टूथ थ्रेड, ठीक है, ये सब किस टाइप की होती हैं, ये ट्रेपेजोइडल थ्रेड के प्रकार में आती हैं। तो यहां पर पूछ रहा है जो ट्रेपेजोइडल थ्रेड है बच्चों, इसका यूज क्या है, फॉर रेलवे कपलिंग, रेलवे वैगन्स, फॉर स्पिंडल, फॉर स्पिंडलेस ऑफ फ्लाई प्रेस एंड स्क्रू जैक्स, फॉर इजी एंगेज एंड डिसएंगेज द ट्रांसमिशन। ठीक है, और इन द थ्रेड असेंबली वेयर द स्लाइडिंग फोर्स एक्ट ऑन द वन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बच्चों क्या होता है, जब भी हम ट्रेपेजोइडल थ्रेड की बात करते हैं, ट्रेपेजोइडल थ्रेड का मतलब होता है जहां पर भी पावर ट्रांसमिशन करनी होती है, पावर ट्रांसमिट के लिए, वहां पर किसका यूज करते हैं हम, ट्रेपेजोइडल थ्रेड का यूज करते हैं। और ट्रेपेजोइडल थ्रेड जो होती हैं बच्चों, वो किस लिए यूज की जाती है, फॉर इजी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, यानी कि पावर ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से एंगेज और डिसएंगेज, यानी कि जोड़ने और खोलने के लिए यहां पर यूज की जाती है क्या, आपकी ट्रेपेजोइडल थ्रेड। ठीक है, ये देखिए फ्लाई प्रेसेस और स्क्रू जैक में होती है बच्चों स्क्वायर थ्रेड यूज, स्क्वायर थ्रेड यहां पर यूज होती है, फ्लाई प्रेसेस। ठीक है, और इन द थ्रेड असेंबली वेयर द स्लाइडिंग फोर्स एक्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स को ले जाने के लिए होती है बटरेस थ्रेड, बटरेस थ्रेड। ठीक है, जैसे आपका जो माइक्रोमीटर का रेचेट स्टॉप होता है उस पर बटरेस थ्रेड होती है बच्चों। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स को ले आता है। अगला क्वेश्चन,
आंतरिक धागे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है बच्चों। यहां पर अ टूल यूज टू मेक इंटरनल थ्रेड, टूल यूज टू मेक इंटरनल थ्रेड्स इज कॉल्ड अ ड्रिल, टैप, डाई या रिमर। क्या कहा जाता है बच्चों यहां पर, जो हमारी आंतरिक चूड़ियां काटता है। आंतरिक चूड़ियों को समझेंगे बच्चों, ये होल है, ठीक है, ये होल है कोई प्लेट में हमारा, ठीक है, इस प्लेट के इस होल के अंदर ये है चूड़ियां काटनी है, इस होल के अंदर चूड़ियां काटनी है, ये होती है आंतरिक चूड़ियां काटना, इंटरनल थ्रेड काटना। तो इंटरनल थ्रेड किससे काटी जाती है बच्चों, टैप से यहाँ पर काटी जाती है। यहाँ पर ड्रिल से होल किया जाता है, ठीक है, रीमर से होल को फिनिशिंग की जाती है, टैप से इंटरनल थ्रेड काटी जाती है और डाई से एक्सटर्नल एक्सटर्नल थ्रेड काटी जाती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी कोड को डैश भी कहा जाता है। जो आपका जी कोड होता है सीएनसी मशीन में, ठीक है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल में जो जी कोड होता है बच्चों, वो क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या प्रिपरेटरी फंक्शनल कोड, मिसलेनियस फंक्शन कोड, डाटा फंक्शन कोड या नन ऑफ द अबव? क्या होगा बच्चों इसमें से? जो जी कोड होता है उसको किस और नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों प्रिपरेटरी फंक्शनल कोड। ठीक है, दो कोड चलते हैं बच्चों सीएनसी में हमारी, एक चलते हैं जी कोड और एक चलते हैं एम कोड। ठीक है, तो ये होता है प्रिपरेटरी और ये होता है मशीन कोड। ठीक है, मशीन कोड यहां पर एम कोडिंग होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण निर्माता के बटन से डैश से बने होते हैं, यानी कि टूल मेकर्स बटन, द टूल मेकर्स बटन आर मेड ऑफ। टूल मेकर बटन किसके बने होते हैं बच्चों? कास्ट आयरन के, प्लास्टिक के, ब्रॉन्ज के, हार्डन्ड स्टील के। किसके बने होते हैं यहाँ पर जो हमारे टूल मेकर बटन होते हैं? ठीक है, कुछ इस टाइप से देखिए, टूल मेकर बटन जो सेट में मिलते हैं आपको तीन, ठीक है, कुछ ये इस तरीके से जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं टूल मेकर्स बटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो टूल मेकर्स बटन होते हैं बच्चों, वो बनाया जाता है आपके हार्ड स्टील से। ठीक है, घिसने से बचाने के लिए यहाँ पर हार्ड स्टील के बनाए जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आपको 2 मीटर लंबे वर्कपीस पर एक सतह पर, ठीक है, मशीनिंग लगानी है, तो कौन सी मशीन का इस्तेमाल आप करेंगे? ठीक है, यू हैव टू मशीन अ फ्लैट सरफेस ऑन अ वर्क पीस ऑफ 2 मीटर लेंथ। ठीक है, यानी कि 2 मीटर लंबी जॉब है। ठीक है, 2 मीटर लंबी जॉब है, आपको उस पर मशीनिंग ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए किस मशीन की आवश्यकता है? उसके सरफेस पर। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है? फ्लैट सरफेस। ठीक है, मशीनिंग ऑफ फ्लैट सरफेस, का फ्लैट सरफेस बनाना है बच्चों। ठीक है, कितनी है? 2 मीटर लंबी आपकी जॉब है, तो यहां पर कौन सी मशीन आप चूज करेंगे बच्चों? ठीक है, यहां पर चूज होती है बच्चों प्लेनिंग मशीन, क्योंकि जिसकी वर्क टेबल जो है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, लंबी वर्क टेबल होने के कारण, ठीक है, यहां पर क्या होता है बच्चों लंबी लंबी जो होगी सरफेस फिनिशिंग या फ्लैट सरफेसिंग की जाती है। प्लानिंग मशीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोयूटेक्टेड स्टील वह है जिसमें डैश होता है। ठीक है, हाइपोयूटेक्टेड स्टील जो होता है वो जिसमें डैश होता है। कार्बन 0.8% तक, कार्बन केवल 0.8%, या कार्बन 0.8% से लेके 2.1% तक, या इनमें से नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होता है बच्चों यहाँ पर? हीट ट्रीटमेंट से आपका क्वेश्चन आया है, ये यहाँ पूछ रहा है आपसे हाइपोयूटेक्टेड स्टील के बारे में, हाइपोयूटेक्टेड स्टील के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ठीक है, कार्बन अप टू, यहाँ पर होता है हाइपोयूटेक्टेड स्टील में कार्बन अप टू 0.8। ठीक है, 0.8% तक यहाँ पर कार्बन जो उसमें जिस भी पदार्थ में होता है, वो जिस स्टील में होता है, वो क्या कहलाते हैं? हाइपोयूटेक्टेड स्टील कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं बच्चों। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक हाइपोयूटेक्टेड स्टील, एक होता है आपका यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है, और एक आता है आपका हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, तो यहां पर जो हाइपो होता है वो 0.8% से कम होता है। ठीक है,
यहाँ पर 0.8% होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ज्यादा होता है किससे, 0.8% से, ठीक है, 0.8% से ज्यादा होता है, ठीक है। याद रहेगा, हमें हमसे इसके बारे में पूछा गया है, हाइपोइलेक्ट्रेड स्टील के बारे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलनाकार पीसने में सतह के काटने की गति डैश है, यानी कि द सरफेस कटिंग स्पीड इन अ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग वेरियस फॉर्म डैश, ठीक है। यानी कि 10 से 20 मीटर प्रति मिनट, 5 से 10 मीटर प्रति मिनट, 20 से 30 मीटर प्रति मिनट, और आपका यहां पर क्या है, आपकी 40 से 60 मीटर प्रति मिनट यहाँ पर, ठीक है। सरफेस कटिंग स्पीड पूछ रहा है किसकी, ग्राइंडिंग व्हील की, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील के लिए यहाँ पर सरफेस कटिंग स्पीड आपसे पूछ रहा है बच्चों, तो कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, जो सरफेस कटिंग स्पीड पूछ रहा है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपकी सरफेस कटिंग स्पीड पूछ रहा है, तो ये होती है बच्चों 20 से लेके 30 मीटर प्रति मिनट, 20 से लेके 30 मीटर प्रति मिनट यहां पर होती है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए सरफेस स्पीड। बात करते हैं अगर हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग की, सेंटरलेस ग्राइंडिंग की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहां पर, तो हमारी जो सरफेस ग्राइंडिंग स्पीड होती है वो होती है बच्चों, ग्राइंडिंग व्हील की कितनी होती है, 1500 टू 2000 मीटर पर मिनट, ठीक है। और आपकी जो यहां पर जो आपका रोटेटिंग व्हील होता है, रोटेटिंग व्हील होता है उसकी होती है बच्चों 15 टू 60 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में ये होती है और आपकी सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में ये होती है 20 से 30। अगला क्वेश्चन, साइन बार का उपयोग करके किसी कोण को सेट करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई और लंबाई साइन बार को डैश अनुपात में होना चाहिए। टू सेट द एंगल यूजिंग द साइन बार, द हाइट ऑफ द स्लिप गेज एंड द लेंथ ऑफ द साइन बार शुड बी फॉर्म इन द रेशियो ऑफ, यानी कि किसके रेशियो में होती है, कॉस, साइन, टेन या कॉट, ठीक है। क्या होगा यहां पर, कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरीके से आप इसको ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा, ठीक है। क्या होती है बच्चों यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हमारा ये थीटा है, ठीक है, बेस, हाइट और आपका हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी कि आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा साइन बार होता है, ठीक है, जब भी हम किसी हाइट नापते हैं तो साइन बार कहाँ होता है, साइन बार परपेंडिकुलर पर होता है, और जो आपका स्लिप गेज होता है वो हाइट पर होता है। तो ये साइन बार जो है साइन कोण से दर्शाते हैं, तो यहां पर साइन थीटा हो जाएगा बच्चों आपका साइन बार की लंबाई बटे में आपके स्लिप गेज की ऊंचाई, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा कोण यूज करेंगे बच्चों, सेकंड ऑप्शन साइन थीटा का यहां पर यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर पूछ रहा है, इन द बीआई सिस्टम ऑफ लिमिट्स देयर आर 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिंबल्स, यानी कि फॉर बोथ होल एंड शाफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द ग्रेड इज बेस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग गेजेस, ठीक है। यानी कि आपसे ऑप्शन देखेंगे यहां पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 1 to 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर 5 to 8, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 12 to 16, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर आपका 8 to 12, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है जो स्लिप गेज होते हैं, जो स्लिप गेज बनाए जाते हैं वो किस ग्रेड के, किस आईटी ग्रेड, किस टॉलरेंस ग्रेड के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर जो बच्चों होता है ये टॉलरेंस ग्रेड,
स्लिप गेज, यानी कि ये होता है बच्चों IT1 टू IT4। इसके बीच में जो स्लिप बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, इस टॉलरेंस ग्रेड के बीच में क्या बनाए जाते हैं, स्लिप गेज बच्चों यहां पर बनाए जाते हैं। क्लियर है जी, ठीक है। और यहां पर देखेंगे बच्चों ये वजह होता है 5 to 8 और 12 to 16 और 8 to 12। ये इस IT ग्रेड के लिए जो बच्चों बनाए जाते हैं यहां पर देखेगा, ठीक है। जो आपके सरफेस ग्राइंडिंग होते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो 5 to 8 के IT ग्रेड के बीच में की जाती है। और यहां पर देखेंगे बच्चों 8 to 12 जो होती है वो बोरिंग के लिए यहां पर यूज की जाती है। और जो आपका 12 to 16 होता है बच्चों वो होता है आपका कास्टिंग के लिए, कास्टिंग पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो IT ग्रेड्स यूज किए जाते हैं यहाँ पर वो 12 to 16 यहाँ पर यूज किया जाता है। बहुत ही यूजफुल है ये आपका लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेपर अनुपात के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर टेपर रेशो? टेपर रेशो के लिए यहाँ पर आपसे करेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर के आपसे बराबर के बराबर डी माइनस डी बाई एल, के बराबर डी माइनस डी बाई 2L, के बराबर डी प्लस डी बाई एल या के बराबर डी प्लस डी बाई 2L, ठीक है। के क्या होता है बच्चों यहाँ पर? के होता है आपका टेपर कोनासिटी। क्या होता है कि टेपर कोनासिटी होती है। तो ये क्या होता है बच्चों, देखिएगा कोई हमें हमारे पास क्या है, कोई टेपर है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैपिटल डी है, ये आपका क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। और ये आपका क्या है, लेंथ है। अगर यहां से बच्चों आपको टेपर कोनासिटी के बारे में पूछा जाएगा तो ये होता है बच्चों के बराबर डी माइनस डी अपॉन एल, ठीक है। टेपर कोनासिटी का फॉर्मूला ये होता है, रेशियो ये होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सतह खुरदरापन ग्रेड N8 के लिए RA को इंगित करता है? विच ऑफ अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द RA वैल्यू ऑफ रफनेस ग्रेड N8? N8 के लिए आपसे क्या पूछा गया है, रफनेस ग्रेड की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। आपकी जो होते हैं रफनेस ग्रेड N1 to N12 तक यहां पर होते हैं, N1 से लेके N12 तक होते हैं। N1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.025 माइक्रोन, ठीक। और आपके N8 की होती है N12 की होती है 50 माइक्रोन, ठीक है। 50 माइक्रोन यहां पर होती है N12 के लिए। क्लियर? तो यहां पर बच्चों हमने क्या करना है, यहां पर हमें N8 की बतानी है। तो देखिएगा बच्चों अगर हमारे N12 की क्या है, N12 की क्या है 50 माइक्रोन है, उसकी आधी कर देंगे तो N11 की निकल जाएगी, यानी कि आपकी 25 माइक्रोन आ जाएगी। उसकी आधी करेंगे तो N10 की निकल जाएगी, यानी कि 12.5 आ जाएगा। उसकी और आधी करेंगे N9 की यहां पर निकल जाएगी, तो ये आ जाएगा बच्चों 6.3। उसकी और आधी करेंगे बच्चों तो हमारी N8 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 3.2 माइक्रोन। और यही हमसे पूछा गया था, 3.2 माइक्रोन यहां पर किसकी होती है बच्चों, N8 की ग्रेड की वैल्यू होती है। वह उपकरण जिसमें ट्राई स्क्वायर बेवल प्रोटेक्टर रूल और स्क्राइबर की सभी विशेषताएं हैं, यानी कि जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसमें ट्राई स्क्वायर भी, बेवल प्रोटेक्टर भी और स्क्रू रूल विद स्क्राइबर भी होता है, तो यहां पर उसे किस नाम से जाना जाता है? मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर, डेप्थ गेज, माइक्रोमीटर या कॉम्बिनेशन सेट? किसके नाम से बच्चों यहां पर जाना जाता है? देखिए आपने एक इमेज देखी होगी, ठीक है। अगर आपने यहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे तो यहां पर आपको क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक, और आपका ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आपने एक इमेज देखी होगी, तो ये किसकी इमेज है बच्चों, ये आपके कॉम्बिनेशन सेट की इमेज, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट की इमेज है यहां पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के एक केंद्र ड्रिल के काउंटर सिंकिंग हिस्से का शामिल कोण के लिए उपयोग किया जाता है? द इंक्लूडेड एंगल फॉर द काउंटर सिंकिंग पोर्शन ऑफ ए सेंट्रल ड्रिल सेंटर टाइप बी यूज्ड फॉर, यानी कि सेंटर जो ड्रिल होती है टाइप बी की,
टाइप बी की पूछ रहा है बच्चों आपसे यहाँ पर, तो उसके लिए जो आपका इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल होता है वो कौन सा रखा जाता है बच्चों, ठीक है। आपको पता है बच्चों जो सेंटर ड्रिल होती है उसका एंगल कितना होता है, 120 डिग्री यहाँ पर होता है सेंट्रल ड्रिल के लिए एंगल, ठीक है, क्लियर है। और ट्विस्ट ड्रिल के लिए सामान्य एंगल कितना रखा जाता है, 118 रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल ड्रिल की टाइप बी के लिए तो 120 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग प्रकार के विभिन्न बाहरी कैलिपर्स का उपयोग स्टील रूल के साथ किया जाता है। कैलिपर्स की सटीकता है, यानी द स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर आर यूज्ड अलोंग विद स्टील रूल, ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ कैलिपर, यहां पर आपसे कैलिपर की एक्यूरेसी सटीकता पूछी गई है, यानी कि कैलिपर द्वारा छोटी से छोटी माप कितनी यहां पर ली जा सकती है सटीकता से, ठीक है। तो बच्चों जो स्टील रूल के ऊपर सबसे छोटी माप लिखी होगी वही जो है यहां पर स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर से ली जा सकती है। तो यहां पर कितनी हम यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी माप जो स्टील रूल पर होती है वो होती है आपकी 0.5 mm, ठीक है। यहां पर स्टील रूल की सटीकता जो होगी बच्चों वो होगी आपकी 0.5 mm, क्लियर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मशीनीकृत टी बोल्ट को जंग से बचाया जाना है, सबसे उपयुक्त सतह उपचार इसके लिए है, यानी कि मशीन टी बोल्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन, यानी कि जंग से बचाने के लिए जो मशीन टी बोल्ट होता है उसके लिए द मोस्ट सुटेबल सरफेस ट्रीटमेंट फॉर दिस, यानी कि सबसे बढ़िया सरफेस ट्रीटमेंट कौन सा होगा मशीन टी बोल्ट के लिए, ठीक है। क्या ब्लैकनिंग होगा, पॉलिशिंग होगा, पेंटिंग होगा या एनामेलिंग होगा, ठीक है। कौन सा होगा बच्चों यहाँ पर, जब मशीन टी बोल्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक टी बोल्ट है आपका, ये आपका एक टी बोल्ट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। इसकी क्या करनी है, आपने क्या करनी है, कोरोजन से बचाना है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका जो इसका होता है बच्चों, हम क्या करते हैं इस पर ऑयल लगा देते हैं पूरे पर, मोबिल ऑयल में या आपके ऑयल में इसको डुबो देते हैं, फिर इस पर क्या कर दी जाती है, इस पर क्या कर दी जाती है, फ्लेम हार्डनिंग करी जाती है, फ्लेम डाली जाती है इस पर, ठीक है। उससे क्या होता है, इसकी जो ऊपरी सतह हो जाती है वो जल जाती है, बर्न हो जाती है और इस पर एक काली परत जम जाती है, जिससे इस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता, और उसे क्या कहते हैं, ब्लैकनिंग यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लैकनिंग यहाँ पर इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की छेनी का उपयोग की वे खांचे और स्लॉट काटने के लिए किया जाता है। Which type of the chisel is used for cutting keyways, grooves and slots, ठीक है। क्रॉस कट चीजल, फ्लैट चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। कौन सी चीजल का यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों, आपकी कीवे ग्रूव बनाने के लिए, ठीक है। तो वो यूज होती है बच्चों क्रॉस कट चीजल यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं आपका कीवेज, ग्रूव और स्लॉट्स बनाने के लिए। जो आपकी फ्लैट चीजल होती है वो आपकी रोड को दो भागों में काटने के लिए या कटिंग के लिए, ठीक है। हाफ राउंड जो नॉच चीजल होती है, ठीक है, हाफ राउंड नॉच चीजल जो होती है वो होती है बच्चों ऑयल ग्रूव बनाने के लिए, ऑयल ग्रूव यहां पर बनाने के लिए। और जो डायमंड पॉइंट चीजल होती है वो शार्प कॉर्नर यहां पर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपिंग लेथ का उपयोग डैश वर्कपीस की उत्पादन करने में किया जाता है, ठीक है। देखिएगा बच्चों जो लेथ मशीन होती है हमारी, कॉपिंग लेथ होती है। कॉपिंग लेथ बच्चों क्या है, एक प्रोडक्शन लेथ के है यहाँ पर, ठीक है। वो पूछ रहा है इससे कैसा वर्क पीस निकलता है, आइडेंटिकल फ्लैट, आइडेंटिकल स्क्वायर, आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल या आइडेंटिकल स्टिप, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था लेथ मशीन पर अगर कोई पीस हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, मशीनिंग करते हैं तो वो उस पर क्या किया जाता है, उस पर रोटेट करके यहाँ पर किया जाता है उसकी मशीनिंग। तो यहाँ पर लेथ मशीन पर कैसा बनेगा बच्चों, सिलेंड्रिकल, आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पीस यहाँ पर बनता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि गेट वॉल्व के स्पिंडल धागे घिस जाए तो क्या होगा, ठीक है। गेट वॉल के स्पिंडल के धागे घिस जाए तो क्या होगा, ठीक है। द गेट वॉल हार्ड्स टू टर्न, ठीक है, वॉल्व को घुमाना कठिन होगा। देयर विल बी अ लाउड नॉइज व्हेन द वॉल्व इज टर्न, वाल्व चालू होने पर तेज आवाज आएगी। वाटर फ्लो अराउंड द स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर पानी बहेगा। या वाल्व विल क्लोज
वाल्व विल नॉट क्लोज ओपन व्हेन द स्पिंडल टर्न। ठीक है, यानी कि बात कर रहा है, देखिए बच्चों, जो हमारी गेट वाल्व होती है, ठीक है, गेट वाल्व होती है, उसका जो स्पिंडल है, ठीक, उसका जो स्पिंडल है, इसकी क्या है, इसकी जो चूड़ियां हैं वो घिस गई हैं, इसकी चूड़ियां घिस गई हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, जब भी हम इसके स्पिंडल को घुमाएंगे तो या ये ना तो खुलेगा और ना ही बंद होगा। ठीक है, यानी कि valve विल नॉट क्लोज ओपन व्हेन द स्पिंडल टर्न्स। ठीक है, जब भी हम इसके स्पिंडल व्हील को घुमाएंगे तो ये नहीं चलेगा, वो खुलेगा नहीं गेट की वाल्व। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मापचार प्रक्रिया एक स्केल मुक्त उत्पन्न करती है घटक पर सही है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट पर आपकी स्केल फ्री क्या करती है बच्चों, यहां पर सतह बनाती है, यानी कि सतह पर कोई भी दाग नहीं छोड़ती है, इसकी बात कर रहा है आपको यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका, फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्राइडिंग, ऑप्शन नंबर 4 केस हार्डनिंग। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन का सीक्वेंस दिया है, ऑप्शन का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज के लिए। ठीक है, बाकी कल हम यहाँ पर बिल्कुल आपको सीक्वेंस में आपको पीपीटी पे स्लाइड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, जो स्केल फ्री होता है, यहाँ पर आपने ये देखा होगा कुछ इस तरीके से ये कॉइल बनी होती है और इसके बीच में बिना टच करे पार्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पर पार्ट को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये कौन सी हार्डनिंग है बच्चों, इंडक्शन हार्डनिंग यहाँ पर की जाती है, स्केल फ्री हार्डनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, टेल स्टॉक बैरल में एक आंतरिक टेपर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक टेपर बैरल बोर में प्रदान किया गया है। द टेल स्टॉक बैरल हैज एन इंटरनल टेपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर इज प्रोवाइडेड इन द बैरल बोर। ठीक है, बैरल बोर में कौन सा टेपर यहां पर दिया जाता है बच्चों, कौन सा, क्या मेट्रिक टेपर दिया जाता है, मोस्ट टेपर दिया जाता है, जार्नो टेपर दिया जाता है, ब्राउन एंड शार्प टेपर दिया जाता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों जब परसों मैंने आपकी टेल स्टॉक की यहाँ पर लेथ मशीन की क्लासेस ली थी, थ्योरी की क्लास, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि बैरल बोर पर कौन सा यहाँ पर टेपर दिया जाता है, या डेड सेंटर पर कौन सा टेपर दिया जाता है, स्पिंडल पर कौन सा टेपर दिया जाता है, सब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। तो यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, देखिए मोस्ट टेपर यहाँ पर दिया जाता है टेल स्टॉक के बैरल पर। ठीक है, ठीक है, कितना चलता है, MT02 MT7, टोटल 8 नंबर में ये हमारे पास पाया जाता है ड्रिल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, फॉर कटिंग मल्टी स्टार्ट थ्रेड ऑन अ लेथ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, यानी कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटने के लिए लेथ मशीन पर किसका प्रयोग किया जाता है, चेजर का, डाई का, फॉलोवर रेस्ट का, या स्प्लिट डाई का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, चेजर का, डाई का, फॉलोवर रेस्ट का, या स्प्लिट डाई का। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे अप्रोप्रिएट टूल है जो लेथ मशीन पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड काट सकता है बच्चों, यहाँ पर चेजर के द्वारा जो है आप मल्टी स्टार्ट थ्रेड आसानी से काट सकते हैं लेथ मशीन पर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ड्रिलिंग में कट की गहराई ड्रिल व्यास की डैश, यानी कि द डेप्थ ऑफ कट इन इज ड्रिलिंग इज द डेप्थ ऑफ कट इन ड्रिलिंग इज डैश द ड्रिल डायमीटर, यानी कि जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो ड्रिल के डायमीटर से कितना रखा जाता है, क्या इक्वल रखा जाता है, 1/4 रखा जाता है, या डबल रखा जाता है। ठीक है, या आपका 1/2 रखा जाता है, आधा रखा जाता है। ठीक है, दो, ठीक है बच्चों, यहां देखें जो डेप्थ ऑफ कट होता है, डेप्थ ऑफ कट यानी कि जो डी होता है आपका, ठीक है, कट की गहराई वो कितनी रखी जाती है बच्चों, आपके डायमीटर की आधी रखी जाती है, डायमीटर की आधी रखी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, 1/2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बोरिंग खत्म करने के लिए एक आदर्श मशीन का भत्ता होगा, यानी कि एन आइडल मशीनिंग अलाउंस फॉर फिनिशिंग बोरिंग विल बी,
तो क्या होता है बच्चों, जब हमें बोरिंग करनी होती है उसके लिए फिनिशिंग अलाउंस कितना रखा जाता है, क्वेश्चन में आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, फिनिशिंग अलाउंस कितना रखा जाता है बोरिंग के लिए, ठीक है, फिनिशिंग बोरिंग के लिए जो आपका मशीनिंग अलाउंस होता है, क्या 1 to 2 mm, 0.5 to 1 mm, 0.25 to 0.5 mm या 0.1 mm to 0.25 mm, कितना रखा जाता है बच्चों बोरिंग अलाउंस, यहाँ पर बोरिंग अलाउंस रखा जाता है बच्चों आपका 0.5 to 1 mm, ठीक है, जब आप क्या करते हैं फिनिश बोरिंग आपको करनी होती है, ठीक है, फिनिश बोरिंग आपको करनी होती है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों 0.5 to 1 mm का यहाँ पर क्या किया जाता है मशीनिंग अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्मे थ्रेड को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से संक्षिप्त रूप का उपयोग किया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन एक्मे थ्रेड, एक्मे थ्रेड के लिए आपसे पूछा गया है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो स्क्रू थ्रेड चैप्टर से कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन हर साल इजाद करता है, हर साल बनाता है कोई ना कोई नया क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्मे थ्रेड के बारे में, ठीक है, एक्मे थ्रेड यहाँ पर आपसे पूछी गई है एक्मे थ्रेड के बारे में, ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर एक्मे थ्रेड के लिए जो दिए जाता है यो दिया जाता है बच्चों TR 60/9, ठीक है, ये आपके लिए क्या दिया जाता है बच्चों, अगर हमें इसका विवरण देना हो, इसके स्पेसिफिकेशन देना हो एक्मे थ्रेड के लिए, ठीक है, एब्रीविएशन जो यूज की जाती है वो यहाँ पर यूज की जाती है एक्मे थ्रेड के लिए TR 60/9, और एक्मे थ्रेड के लिए बच्चों, एक्मे थ्रेड के लिए जो एंगल रखा जाता है वो 29 डिग्री रखा जाता है एक्मे थ्रेड के लिए, ठीक है, किसको बनाई जाती है, ठीक है, ट्रेपेजोइडल थ्रेड का ही एक रूप है क्या एक्मे थ्रेड, क्लियर है, कहाँ पाई जाती है, जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है बच्चों उस पर हमारी ये एक्मे थ्रेड पाई जाती है, ठीक है, एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए भी यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन में एक्मे थ्रेड का यूज करते हैं, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है बच्चों, तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, होप कि आपको समझ में आए होंगे, आपने एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुना होगा और आशा करता हूं नोट करके भी चला होगा बच्चों, तो ध्यान में रखेंगे बच्चों कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, जो नेक्स्ट एग्जाम आपके होने वाले हैं इसरो को लेकर, क्योंकि इसरो जो है इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपके हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछता है, मेटल से क्वेश्चन पूछता है बच्चों, आपके स्क्रू थ्रेड से क्वेश्चन पूछता है, लिमिट फिट टॉलरेंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, ठीक है, तो कटिंग टूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, फास्टनर से क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो मोटे मोटे चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेथ मशीन हो गया आपका, ठीक है, शीट मेटल हो गया, वेल्डिंग हो गया आपका, इनको जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे, इनमें बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, ठीक है, ये तो आपके पेपर को क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपका ये क्लियर है, ठीक है, तो इसी सिलसिले में बच्चों जो है हम यहाँ पर आपके लिए हमारी ऐप पर फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन वेल्डर और आपका जो है यहाँ पर फिटर टर्नर की हैंडबुक लेकर आए हैं बच्चों, ठीक है, तो आप सभी हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और हमारे सिलेबस से पढ़िए, आपको 100% सफलता मिलेगी बच्चों, 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, चलिए इसी के साथ आपसे कल मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, चलिए धन्यवाद।